लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करनी है। यानी कि आप लोगों को रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पज ये होता है कि आप लोगों ने कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करना होता है। क्योंकि जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी साथ में मौजूद होती है। और रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पज ये होता है कि आप लोगों ने कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करना है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले कंपाउंड को जो आप लोगों ने सिंथेसाइज किया है उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जिसमें वो कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर कम सोल्यूबल हो और हार्ट टेम्परेचर पर कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए। और हर कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। वो वाले कंपाउंड जो उसमें सोल्यूबल नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो सिंपली जिस वक्त आप लोग डिज़ोल्व करते हो उस कंडीशन में ही इम्प्योरिटी जो है उससे अलग हो जाती है। उसके बाद जिस वक्त आप लोग उसको स्टे करवाते हो, सेटल डाउन या कुछ टाइम उसके देते हो जिसके ज़रिए आप लोगों के पास कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर लार्ज नीडल लाइक प्रोडक्ट या क्रिस्टल जो है वो फॉर्मेशन दें, तो उस कंडीशन में भी हर कंपाउंड की सेटिंग का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। और उसके ज़रिए आप लोगों के पास आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल हो जाता है। आज के जो एक्सपेरिमेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोगों ने प्योरिफिकेशन करना है, क्योंकि आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड को हासिल करते हैं तो उस कंडीशन में उसके 3 मेथड होते हैं, 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों ने उसको सिंथेसाइज करना है। और सिंथेसाइज करने के लिए आप लोगों के पास इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। आप लोगों मोस्टली जो है टेम्परेचर जो है वो हाई यूज़ करते हो, या आप लोगों के पास वैक्यूम होता है जिसके ज़रिए आप लोग प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करते हो या प्रेशर को हाई कर सकते हो। डिफरेंट जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते हो। जिस तरह को कुछ कंपाउंड के लिए आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब है कि आप लोगों के पास सिर्फ ये जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद है या इसके अलावा कोई और गैस जो इन्वायरमेंट में मौजूद है वो उसके साथ अटैच ना हो। क्योंकि मोस्टली इनऑर्गेनिक के जो कम्प्लेक्स होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, कि अगर उनको आप लोग ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो उस कंडीशन में वो वाटर को इन्वायरमेंट से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कुछ रिएक्शन, मोस्टली रिएक्शन जब भी आप लोग ये जो कम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो या हाई प्रेशर जो है वो यूज़ करते हो। हाई टेम्परेचर का बेसिक पर्पज यही होता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है, आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में लो मोस्टली जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पर कम या स्पीड के साथ रिएक्शन होता है। और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट आप लोगों के पास स्पीड के साथ हासिल होती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो किस नेचर का है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जनरली रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग जिस वक्त आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी मोस्टली रिएक्शन स्पीड के साथ होते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। और जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस कंडीशन में उनकी आपस में मिक्सिंग जो है वो इतनी ही ज़्यादा होगी। और जितनी उनकी आपस में मिक्सिंग होगी, एक दूसरे के साथ कुलियन होगी, उस कंडीशन में उतना ही ज़्यादा चांस होंगे कि आप लोगों का रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया है उसके बाद दूसरा प्रोसीजर होता है कि आप लोगों ने उस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करना है। तो उस कंडीशन में आप लोग
इनऑर्गेनिक मेथड के जरिए आप लोग कॉलम या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो, या सब्लिमेशन का तरीका यूज करते हो, या रिक्रिस्टलाइजेशन का तरीका जो है वो यूज करते हो, या ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड के जरिए आप लोग उसको प्योर फॉर्म में हासिल करते हो। आयन एक्सचेंज जिस तरह आप लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो, जिसमें डिफरेंट आयन के पॉइंट्स किसी सॉल्वेंट के जरिए रन करवाते हो, और उस कंडीशन में डिफरेंट आयन की आरएफ वैल्यू आप लोगों के पास डिफरेंट हासिल होती है। उसके जरिए भी आप लोग कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो। सब्लिमेशन जो है कि आप लोग कंपाउंड को जो सब्लाइम करके उस कंडीशन में भी आप लोगों को हासिल कर सकते हो, या आप लोगों के पास कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर, क्योंकि हर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, या ये भी कह सकते हो अगर आप लोगों के पास कम्प्लेक्स बना है तो उस कंडीशन में कम्प्लेक्स के साथ कुछ वाटर की इम्प्योरिटी भी मौजूद होगी, तो उसको अगर आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो उस कंडीशन में उसमें से वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाता है, बाकी कम्प्लेक्स जो है वो प्योर फॉर्म में आप लोगों को हासिल हो जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग उस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो, या आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हो और उसके ज़रिए कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो। और इस रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसीजर को अभी हमने फॉलो करके सोडियम थायोसल्फेट के कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करना है। इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ज़रिए भी आप लोग कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है कि आप लोगों ने जिस वक्त आप लोगों ने कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने चेक भी करना होता है कि आप लोगों को कंपाउंड में कोई इम्प्योरिटी तो हासिल नहीं हुई है, या जो आप लोगों ने कंपाउंड बनाया है वो एग्जैक्ट वही बना है, या इसके अलावा कोई और कंपाउंड बना है। तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यूज करते हो, और उसके जरिए आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल हुआ है या नहीं है, जिसमें आप लोगों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो यूज कर सकते हो, कंडक्टिविटी यूज करते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक यूज कर सकते हो, आईआर की टेक्निक यूज कर सकते हो। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के जरिए आप लोग वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करते हो, और उसके जरिए आप लोगों के पास एक आइडिया होता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है या नहीं, क्योंकि आप लोग जब भी कंपाउंड हासिल करते हो तो उस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड, इसमें इनऑर्गेनिक में आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसमें आप लोगों के पास फ्री आयन की पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास मौजूद होती है कि आप लोगों के पास जो आयन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो ट्रांसफर हो रहे थे, उस कंडीशन में आप लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के रिडॉक्स पोटेंशियल के जरिए उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। इसी तरह आप लोग उसकी कंडक्टिविटी भी चेक कर सकते हो कि उसमें से करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए आप लोग कंपाउंड की क्रिस्टलिनिटी के बारे में बता सकते हो कि आप लोगों को कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमार्फस इन नेचर है। आप लोगों के पास एक्सरे डायफ्रैक्शन दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं पाउडर एक्सरे डायफ्रैक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टल XRD एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, पाउडर XRD उनके लिए हम यूज करते हैं कि जो कंपाउंड आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म में हासिल होते हैं, या ये कह दो कि उस कंपाउंड में आप लोगों के पास बज़ाहिर पाउडर फॉर्म में नजर आते हैं, लेकिन उसमें स्लाइटली क्रिस्टलाइन इन नेचर मौजूद होती है। उन कंपाउंड के लिए हम पाउडर एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हैं, और उसके जरिए हम बताते हैं कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो इमार्फस इन नेचर है या क्रिस्टलाइन इन नेचर है। और सिंगल क्रिस्टल XRD उन कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके प्रोडक्ट आप लोगों के पास निडल लाइक प्रोडक्ट हासिल होता है। जिस तरह आप लोगों के पास निडल होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह का आप लोगों के पास अगर प्रोडक्ट हासिल होता है तो उस कंडीशन में हम उसकी करेक्टराइजेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल XRD टेक्निक यूज करते हैं। IR आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि आप लोगों को कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं,
यूवी विजिबल टेक्निक के ज़रिए आप लोग कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस के बारे में बता सकते हो कि आप लोगों को कंपाउंड में रेजोनेंस कम है या ज़्यादा है। इसके बाद एनएमआर के ज़रिए आप लोगों को ये बताते हो कि आप लोगों को कंपाउंड में कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन अटैच हैं, या कार्बन आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने कार्बन मौजूद हैं, या उसमें कार्बन के साथ दूसरा जो कार्बन है उसमें कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। उसके बारे में आप लोग टोटल डिटेल जो है वो एनएमआर टेक्निक के ज़रिए बता सकते हो। ऑप्टिकल रोटेशन के ज़रिए आप लोग ये बता सकते हो आप लोगों का कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर आप लोग उस कंपाउंड पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हो तो उस कंडीशन में वो उस लाइट को रोटेट करता है या नहीं करता। अगर वो रोटेट करता है तो इसका मतलब है कंपाउंड आप लोगों को ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर वो रोटेट नहीं करता तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए आप लोग कंपाउंड को डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिकम्पोज करके और उसके बाद आप लोग बताते हो एक्चुअल में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो उसका मोलर मैस क्या है, मॉलिक्यूलर मैस जो है वो क्या है। आज का जो आप लोगों का प्रोसीजर है उसमें आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, और क्रिस्टलाइजेशन में आप लोगों ने सबसे पहले ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना होता है कि जिसमें आप लोगों का कंपाउंड जो है रूम टेम्परेचर पर कम सोल्यूबल हो और हॉट टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूट जो है वो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो सके। इस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूट है, और आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोगों के पास कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट रूम टेम्परेचर पर जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जिस वक्त आप लोग उसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में वो कम्प्लीटली उसमें सोल्यूबल हो जाता है। आप लोगों ने जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को सोडियम थायोसल्फेट को डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद आप लोग उस कंपाउंड को रख देते हो कुछ टाइम के लिए, और आप लोग सॉल्वेंट को इस तरह पहले आप लोगों ने कंपाउंड को जो आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट है उसको 10 ग्राम लेना है, उसमें आप लोगों ने पाउडर्ड सल्फर 2 ग्राम ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने 50 ml वाटर लेना है। वाटर लेने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से हीट करना है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि ये जो सोल्यूशन है आप लोगों के पास सोडियम सल्फाइड और सोडियम ये जो पाउडर सल्फर है ये रूम टेम्परेचर पर आप लोगों के पास इसका प्रोडक्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसको हीट करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट बनता है, और वो हीट करने पर वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। और जिस वक्त ये वाटर में कंप्लीट सोल्यूबल हो जाता है उसके बाद आप लोग इस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो। अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद है या उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सेकंड स्टेप में जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसको फिल्टर करना है। किसी बीकर के अंदर फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करना है, और फिल्टर करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर आप लोगों का सोल्यूशन में सॉलिड मटेरियल मौजूद है तो उसको आप लोगों ने रिमूव करना है, क्योंकि अगर वो सॉलिड मटेरियल उसमें मौजूद रहेगा तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड की क्रिस्टलिनिटी पर अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास कंपाउंड की क्रिस्टलाइन इन नेचर जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, क्रिस्टल जो है वो अच्छी तरह की नहीं बनेगी। इसी वजह से आप लोगों ने पहले अगर आप लोगों के पास सॉलिड पार्टिकल नज़र आते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है, और इतना हीट करना है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन की ये 50 ml से ऑलमोस्ट 20 ml अमाउंट बचे, यानी कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो 20 ml सॉल्यूशन को बाकी बचाना है हीट करने के बाद, और उसको आप लोगों ने स्लो हीटिंग के लिए रख देना है। जिस वक्त आप लोग उसको स्लो हीटिंग के लिए रख दोगे तो उसके बाद आप लोग चेक करोगे जिस वक्त आप लोगों के पास वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है,
जिस रेशियो से आप लोगों के पास वाटर इवेपरेट होगा, उसके साथ ही आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट सोडियम थायोसल्फेट का प्रोडक्ट जो है वो भी हासिल होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको स्लो इवेपरेशन इसलिए करवाते हो कि अगर आप लोग स्लो इवेपरेशन करवाओगे तो आप लोगों के पास क्रिस्टल की सेटलमेंट जो है वो अच्छी होगी और आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो अच्छी फॉर्म में हासिल होंगे। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर नजर आ रही है कि आप लोगों ने जिस वक्त आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है, उसको हीट किया है, उसके बाद आप लोग उसको रख देते हो स्लो कूलिंग के लिए। और जितनी स्लो कूलिंग आप लोग करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अपीयर हो रहा है, और जो ट्राइगोनल में मौजूद है वो आप लोगों के पास सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटी है। अगर आप लोग इसको स्लोली कूल करते हो, आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हेक्सागोनल कंपाउंड या प्योर कंपाउंड जो है उसका इतना टाइम मिल जाता है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इम्प्योरिटी के साथ अटैच नहीं होते। जिस तरह आप लोगों के पास कि पहली पिक्चर में आप लोगों के पास ये कम्प्लीटली मिक्स है, उसके बाद आप लोगों ने स्लाइटली टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हेक्सागोनल या प्योर प्रोडक्ट जो है वो आपस में मिक्सअप होना शुरू हो गए, लेकिन इम्प्योरिटी के साथ वो मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। इसके बाद थर्ड पिक्चर में फिर आप लोगों ने टेम्परेचर को मजीद डाउन किया है, तो उस कंडीशन में फिर इनकी जो प्योर सल्यूट है वो ज्यादा अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। उसके बाद आप लोग और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्योर सल्यूट जो है वो आपस में ज्यादा अमाउंट में मिक्सअप होते जा रहे हैं। और जिस तरह आप लोग टेम्परेचर को लो करते जा रहे हो, उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्योर कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट जो है जस्ट वो ही आपस में मिक्सअप हो रहा है, लेकिन इम्प्योरिटी जो है वो इसके साथ सेटल डाउन इसके अंदर मिक्सअप नहीं हो रही है, वो आप लोगों के पास अलहदा फॉर्म में हासिल हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हासिल करने के लिए जब भी आप लोगों ने उसको कूल करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जितनी स्लो कूलिंग करोगे उतनी ही आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल होगा। और जितनी स्पीड के साथ आप लोग कंपाउंड सॉल्वेंट को इवेपरेट करवाओगे, तो उतने ही आप लोगों के पास इम्प्योरिटी की प्योर कंपाउंड में डिजॉल्व या उसमें मिक्सअप होने की जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से जब भी हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या सॉल्वेंट को इवेपरेट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग लो टेम्परेचर पर उसको इवेपरेट करवाते हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पर आप लोगों के पास सल्यूट प्योर फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और इम्प्योरिटी जो है वो इसमें मिक्सअप नहीं होती है। जस्ट ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें आप लोगों ने सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ मिक्सअप करके वाटर में डिजॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने हीट करना है, हीट करने के बाद आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट बनेगा और कुछ अमाउंट आप लोगों के पास सल्फर की अनरिएक्टेड फॉर्म में हासिल होगी। उसको आप लोगों ने हीट करना है ताकि आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट मैक्सिमम अमाउंट में वाटर में सोल्यूबल हो सके। सोल्यूबल करने के बाद आप लोगों ने उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने जो फिल्ट्रेट हासिल हुआ है उसको आप लोगों ने हीट करना है, और इतना हीट करना है कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो है वो 20 या 15 ml सोल्यूशन बाकी बचे, और उस सोल्यूशन को आप लोगों ने रख देना है जिसके ज़रिए आप लोगों का सॉल्वेंट जो है वो स्लोली इवेपरेट हो सके। और जितने स्लो आप लोगों के पास सॉल्वेंट इवेपरेट होगा, उतनी ही अच्छी क्रिस्टल आप लोगों के पास हासिल होंगे। और उन क्रिस्टल को आप लोगों ने बाद में ड्राई कर लेना है, और उसका आप लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस उसकी किस तरह की होती हैं वो आप लोगों ने, उसका कलर जो है वो आप लोगों ने टेबल में लिख देना है। उसकी शेप आप लोगों के पास किस तरह की हासिल होती है वो आप लोगों ने साथ में लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने उस सोल्यूशन की सोल्यूबिलिटी चेक करना होती है कि वो वाटर में सोल्यूबल होता है या नहीं, और उसको आप लोगों ने लिख देना है। इसी तरह आप लोगों ने उसको लेड एसीटेट में उसकी सोल्यूबिलिटी चेक करनी होती है कि उसके लेड एसीटेट में सोल्यूबिलिटी है या नहीं है। अगर सोल्यूबिलिटी नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने लिख देना है कि लेड एसीटेट में वो सोल्यूबल नहीं है।
और ऐसे HCl में वो सोल्यूबल हैं या नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों ने टेस्ट करके उसको लिख देना। ये आप लोगों का आज का एक्सपेरिमेंट है। इसके साथ आप लोगों ने उसके रिक्रिस्टलाइजेशन किस तरह करनी है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास ये सोल्यूशन है सपोज, इसमें आप लोगों के पास नजर आ रहा है कि आप लोगों का सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं है, सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो रहा है। इसको आप लोगों ने कंप्लीट डिजॉल्व करने के लिए हीट करना है। जिस वक्त आप लोग इसको हीट करोगे तो उस कंडीशन में देखना ये सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, यानी कि आप लोगों का सोल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। अब जिस तरह आप लोगों के पास ये सोल्यूशन जो है कम्प्लीटली सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो चुका है, इस तरह आप लोगों ने पहले सोडियम थायोसल्फेट को वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व करना है। और जिस वक्त ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसके बाद आप लोग इसको सॉल्वेंट को रख देते हो। सॉल्वेंट आप लोगों के पास स्लोली जो है इवेपरेट होता रहे, और जिस तरह आप लोगों के पास सॉल्वेंट इवेपरेट होगा उसके साथ ही आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर में हासिल हो जाएंगे। अब ये देखें, पहले आप लोगों के पास कलर जो है वो मिल्की था, जो इंडिकेट कर रहा था कि आप लोगों का सोल्यूट जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने इसको हीट किया है, हीट करने के बाद वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बन गया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका है। रूम टेम्परेचर पे वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन हार्ड करने पर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है। इसके बाद आप लोग इसको टाइम रख देते हो पेट्री डिश में, ताकि आप लोगों को सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपरेट होता रहे। और जिस तरह आप लोगों के पास सॉल्वेंट इवेपरेट होगा उसके साथ ही आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह आप लोगों ने उसको रख देना है। जिस तरह आप लोग इसको रखोगे उसके बाद सॉल्वेंट जो है वो इवेपरेट होता जाएगा, और जिस तरह सॉल्वेंट इवेपरेट होता जाएगा उसके साथ ही आप लोगों का कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होता जाएगा। ये देखें आप लोगों के पास ये क्रिस्टल जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई है। जिस तरह आप लोगों के पास सॉल्वेंट इवेपरेट हो रहा है उसी रेशो के साथ आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता जा रहा है। और जितनी स्लो कूलिंग करोगे सॉल्वेंट की उतनी ही आप लोगों के पास क्रिस्टल अच्छी फॉर्म में बनेंगी, और जितनी स्पीड के साथ आप लोग सॉल्वेंट को इवेपरेट करवाओगे उतनी ही स्मॉल साइज की क्रिस्टल आप लोगों के पास बनती है। अगर आप लोग इसको कूलिंग जो है वो स्लो करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है क्रिस्टल जो है वो लार्ज साइज की बनेंगी। अगर आप लोग इस सॉल्वेंट को स्पीड के साथ इवेपरेट करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो स्मॉल साइज की बनती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ये निडल लाइक क्रिस्टल जो है जिसमें आप लोगों के पास शाइनिंग भी नजर आ रही है, इस तरह का जो है क्रिस्टल आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट की बनती है। और इनको आप लोग जो है फर्दर ड्राई करते हो, ड्राई करने के बाद बाकी टेस्ट जो है इसका यानी कि लिख देते हो कि फिजिकल अपीयरेंस इनकी जो आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट हासिल की है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, और उसके बाद उसकी सोल्यूबिलिटी आप लोग HCl में और लेड एसीटेट में चेक करके लिख देते हो। और कलर आप लोगों के पास सामने नजर आ जाता है, इससे कलर जो है वाइट कलर है और क्रिस्टलाइन इन नेचर है उसकी। उसके बाद सोल्यूबिलिटी जिस वक्त आप लोग टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी सोल्यूबिलिटी चेक करके आप लोग लिख देते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। तहीर अनम्यूट करें। जी सर। सर ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, असाइनमेंट से रिलेटेड था जी सर। पूछना ये था कि जो आपने असाइनमेंट दिया है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, उसमें एक बार रिपीट कर दें कि करना क्या है। और जो सेकंड वन है उसमें मैंने ये पूछना था कि सब के डिफरेंसेस लिखने से मतलब क्या है कि हमने जितनी टाइट्रेशंस की हैं उन सब प्रोसीजर की स्पेसिफिकेशन लिखनी है कि इसमें क्या चीज़ यूनिक है
इस टाइप ऑफ टाइट्रेशन? आप लोगों ने सिमिलरिटी भी लिखनी है और यूनिकनेस भी, यानी कि डिफरेंस भी लिखना है। टाइट्रेशन के अंदर जो सिमिलरिटी है, अगर किसी में कोई चीज़ सिमिलर है कि आप लोग इस तरह टाइट्रेशन करते हो, ये प्रोसीजर है, सेम है, वो भी आप लोगों ने लिखना है। और जो चीज़ आप लोगों के पास डिफरेंस यूज़ करते हो उसमें, जिस तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप लोगों को डिफरेंस आप लोगों के पास हासिल होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो आप लोगों के पास डिफरेंस प्रोसीजर या जो भी आप लोग इंडिकेटर वगैरह डिफरेंट यूज़ करते हो, वो भी आप लोगों ने जो असाइनमेंट है उसमें आप लोगों ने लिखना है। और जो आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन की है, उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों के पास कंपाउंड सल्यूट जो है वो कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद आप लोग उसको मिक्सअप किस तरह करते हो। उसके बाद जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग किन किन पॉइंट का ख्याल रखते हो, ये मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने उसमें लिखनी है। जिस तरह अगर आप लोग स्पीड के साथ सॉल्वेंट की इवेपोरेट करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अच्छी क्रिस्टल हासिल नहीं होती है, तो उसके लिए आप लोग टेम्परेचर के जरिए सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाते हो और उसके बाद आप लोग कंपाउंड जो अच्छी क्रिस्टल जो है वो हासिल करते हो। इस तरह ये सारे पॉइंट आप लोगों ने पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है शहीर? जी फातिमा। असाइनमेंट एक दो बताइएगा दोबारा। असाइनमेंट आप लोगों की दो असाइनमेंट हैं। एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों के पास जितनी भी टाइट्रेशन है, जितनी टाइप्स की टाइट्रेशन है, आप लोगों ने टोटल टाइप्स जो है उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी लिखनी है कि उनमें यूनिकनेस क्या है और उसमें सिमिलरिटी क्या है। ये पॉइंट आप लोगों ने एक असाइनमेंट में लिखने हैं सारे ही। उसके साथ दूसरी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अगर कोई कंपाउंड को आप लोग चाहता है उसे क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने किन किन पॉइंट को माइंड में रख के उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है कि सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह आप लोगों ने उसको डिजॉल्व करना है, नहीं करना है। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने पॉइंट्स के फॉर्म में सेकंड असाइनमेंट में रिक्रिस्टलाइजेशन की जो है उसके जरिए आप लोगों ने जमा करवानी है। ये आप लोगों की दो असाइनमेंट है और दो असाइनमेंट के आप लोगों के ऑलमोस्ट 40 या 50% मार्क्स हैं लैब के। और इसके लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे है, कमिंग फ्राइडे। जी फातिमा। राशिद मैंने अनम्यूट किया हुआ है, कर सकते हो आप लोग। सर कमिंग मंडे नहीं हो सकता? कमिंग मंडे ही है। मतलब इस मंडे नहीं, आगे वाला मंडे सर। यार उसमें छुट्टियां आ जानी है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। जी जी। सर तो ये पीडीएफ बना के आपको मेल करना होगा? जी पीडीएफ बनाकर मुझे मेल करनी होगी और उसमें आप लोगों की हैंड रिटन हो। हर दोनों असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन हो और उसमें आप लोगों ने पिक्चर लेकर उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके फिर मुझे मेल करनी है। ठीक है। ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है? अपना नाम जो है काइंडली चेक कर लें ताकि जब भी आप लोगों को फाइनल होगा तो मैंने आप लोगों को यही इसके जरिए ही मेल करनी है और वही आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके बाद आप लोगों को मजीद टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि वो मेल खालिद अनम्यूट कर लो और पूछ लो जो कुछ भी पूछना है। क्योंकि आप लोगों को जिस वक्त मैं मेल करूंगा वो भी रिकॉर्ड
ये यूनिवर्सिटी वालों के पास होगा और जिस वक्त आप लोगों को टाइम एंड होगा वो रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी वालों के पास होगा और वो उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। इस वजह से आप लोगों को मजीद एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ उसको। खाली जो भी पूछना है वो आप लोग सर पूछना ये था कि ये जो फाइनल्स के बारे में आपने बताया है तो ये न्यूज़ कंफर्म है या सिर्फ अभी इस पे बात होनी है? फाइनल कंफर्म है। कंफर्म है सर? जी क्योंकि सर अभी एडवाइजर साहब ने कहा था कि मीटिंग होगी यूनिवर्सिटी की तो उसमें डिसाइड करेंगे कि फाइनल्स किस तरह से लेने हैं और कब लेने हैं। क्योंकि ये तो हो गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही है जी और सर। जिस वक्त यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही तो ये HEC ने भी अप्रूव कर दिया है कि आप लोगों पेपर जो है फाइनल पेपर जो है वो आप लोगों ने ऑनलाइन लेने हैं। लेकिन ऑनलाइन से आप लोगों के लिए भी फायदा है क्योंकि आप लोगों को मोस्टली जो पेपर है वो इस तरह के होंगे कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। यानी जिस तरह ओपन बुक होगा, आप लोगों के पास स्लाइड वगैरह भी मौजूद होगी, तो उस कंडीशन में जस्ट आप लोगों को उसी में से क्वेश्चन जो है वो कुछ कंसेप्चुअल लेना है बस। बाकी का आप लोगों ने प्रोसीजर और बहुत चीज अगर आप लोगों ने पिक कर ली तो फौरन से आप लोग उसी वक्त उसमें से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसी से यानी लेकर लिख भी सकते हो। पर अगर आप लोगों ने पिक नहीं किया, वैसे आप लोगों को पता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसी वक्त सॉल्व करके जमा करवा देनी है। और अगर किसी को आती है नहीं तो फिर उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो सर नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या सीन होगा तो इसके बारे में कुछ पता है सर आपको? नेक्स्ट सेमेस्टर तो वही सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, उसमें फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएंगे उस वक्त तक। तो अभी फाइनल्स के बाद फिर हमें छुट्टियां हो जाएंगी? फाइनल के बाद तो छुट्टियां ही होती हैं क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ओके सर। जी सर फाइनल पेपर कैसे होगा? फाइनल पेपर जिस तरह आप लोगों का लैब का, जी सर। जिस तरह आप लोग पहले आधे घंटे में रिटर्न देते हो, इस तरह आप लोगों के पास रिटर्न लिया जाएगा और इसके साथ आप लोगों के से ओरल वाइवा होगा जिसके साथ में रिकॉर्डिंग भी होगी।